सुबह अभी पूरी तरह तलू न हुई थी। माहौल मुख्तलिफ परिंदों की चहचहाट से गूंज उठा था। ऊंची मगर इंतहाई सरसब्ज पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ अजीमुशान महल नुमा मकान अंधेरे में डूबा हुआ था। मकान का बड़ा गेट बंद था और उसके सामने गठे हुए जिस्म का एक तन्नोमन नौजवान एक खाकी वर्दी पहने हाथ में मशीन गन उठाए टहल रहा था। उसकी तेज नजरें इर्द गिर्द का बड़े भरपूर अंदाज में जायजा ले रही थीं। गेट से शुरू होने वाली पुख्ता और चौड़ी सड़क बल खाती हुई पहाड़ी के नीचे दामन में बड़ी सड़क से मिल जाती थी। नौजवान की नजरें कभी कभी मेन रोड पर चलने वाली ट्रैफिक का जायजा लेने में मसरूफ हो जाती और चंद लम्हे जायजा लेने के बाद वो एक बार फिर फाटक के सामने टहलना शुरू कर देता। और फिर टहलते हुए अचानक वो चौंक पड़ा जब उसने चांदी की तरह चमकती हुई सफेद रंग की बड़ी सी कार को मेन रोड को छोड़कर पहाड़ी पर चढ़ने वाली सड़क पर मुड़ते हुए देखा। कार बल खाती हुई सड़क पर उसे दिखाई देने लग जाती और कभी नजरों से ओझल हो जाती। जब कार आधा सफर तय कर गई तो नौजवान तेजी से गेट के साथ बने हुए केबिन में घुसता चला गया। उसने वहां मेज पर रखे हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक बटन दबा दिया। यस, मार्क्विस स्पीकिंग। दूसरी तरफ से सिक्योरिटी इंचार्ज की करख्त आवाज सुनाई दी, जिसका दफ्तर इमारत के अंदर कहीं मौजूद था। मेन गेट से रिफालगर बोल रहा हूं जनाब। एक सफेद रंग की कार महल की तरफ आ रही है, रिफालगर ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। फोन करते वक्त भी उसकी नजरें नीचे जाती हुई सड़क पर ही जमी हुई थीं। सफेद कार और उस वक्त बहरहाल हर तरह से ख्याल रखना, मैं दूसरे लोगों को भी अलर्ट कर देता हूं, मार्क्विस ने जवाब दिया। ओके, रिफालगर ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया और फिर रिसीवर रखकर वो मशीन गन उठाए बाहर निकल आया और गेट के सामने आकर रुक गया। उसके आसाब तने हुए थे, आंखों में चमक सी उभर आई थी। उसके अंदाज से यूं लगता था जैसे चीता अपने शिकार पर झपटने वाला हो। चंद लम्हों बाद कार एक मोड़ काटकर सामने आई और फिर तेजी से दौड़ती हुई गेट के सामने आकर रुकती चली गई। रिफालगर गौर से कार और उसके अंदर मौजूद एक उधेड़ उम्र आदमी को जो ड्राइविंग कर रहा था देखता रहा। कार के नंबर उसके जहन में महफूज हो गए। कार रुकते ही उधेड़ उम्र आदमी दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। वो अपने हुलिये और लिबास से कोई बहुत बड़ा अफसर लग रहा था। फरमाइए, रिफालगर ने चंद कदम आगे बढ़ते हुए मुअद्दबाना लहजे में आने वाले से मुखातिब होकर कहा। मादाम टेलर से मेरी मुलाकात तय है। उधेड़ उमर ने जेब से एक कार्ड निकालकर रिफालगर की तरफ बढ़ाते हुए नर्म लहजे में कहा। ओह, मगर वो तो आराम फरमा रही हैं और 10 बजे से पहले किसी हालत में नहीं जागती। रिफालगर ने हैरत भरे लहजे में कार्ड पर नजरें दौड़ाते हुए कहा। कार्ड पर सिर्फ एक नाम लिखा हुआ था, लैंडल क्राफ्टर, मगर उन्होंने मुझे मुलाकात का यही वक्त दिया था। 5:30 सुबह और 5:30 होने में 5 मिनट रहते हैं। क्राफ्टर ने कदरे परेशान लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओके, मैं मालूम करता हूँ। वैसे मेरा ख्याल है आपको गलतफहमी हुई है। शाम 5:30 बजे का वक्त तो हो सकता है, मगर सुबह 5:30 बजे नामुमकिन है। खैर, मैं पता करता हूँ, रिफालगर ने कहा और फिर तेजी से केबिन में घुसता चला गया। क्राफ्टर दिलचस्पी और तहसीन आमेज नजरों से महलनुमा मकान और पहाड़ी के माहौल का जायजा लेने लगा। उसके चेहरे पर पसंदीदगी के आसार नुमाया थे। थोड़ी देर बाद रिफालगर केबिन से बाहर निकला। उसके चेहरे पर ताज्जुब के आसार नुमाया थे। आइए जनाब, मैं गेट खोलता हूँ, रिफालगर ने गेट की तरफ बढ़ते हुए कहा और फिर उसने गेट के बाहर लगे हुए स्विच बोर्ड पर नस्ब मुख्तलिफ बटन एक तरतीब से दबाने शुरू कर दिए। चंद लम्हों बाद भारी फौलादी गेट खुद ब खुद खुलता चला गया। अंदर इमारत तक जाने वाली सुर्ख बजरी की
रोशनी नजर आ रही थी। उधेड़ उमर क्राफ्टगर दोबारा कार में बैठा और उसकी कार तेजी से गेट क्रॉस करती हुई इमारत की तरफ बढ़ती चली गई। फूलों से लदे हुए अजीम शान पोर्च में उसने कार रोकी और फिर नीचे उतर आया। तशरीफ लाइए, बरामदे में मौजूद एक मुसल्लह नौजवान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, और क्राफ्टगर उसके पीछे चलता हुआ एक राहदारी में घुसा और फिर राहदारी से मुड़कर वो एक अजीम शान कमरे में दाखिल हुए जो बड़े शाहाना अंदाज में सजा हुआ था। ड्राइंग रूम में जगह जगह सुनहरी पिंजरों में मुख्तलिफ रंगों और किस्मों की चिड़ियां बैठी चहक रही थीं। फ्रांसीसी तर्ज की खिड़कियों में रेशमी पर्दे हल्की हल्की हवा से सरसरा रहे थे और उनमें से फूलों से लदी हुई बेलें बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रही थीं। तशरीफ रखिए, मादाम टेलर तशरीफ ला रही हैं, मुसल्लह नौजवान ने मुअद्दबाना अंदाज में एक सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा, और उधेड़ उमर क्राफ्टगर मबहूत अंदाज में सोफे पर बैठ गया। उसके चेहरे पर बेपनाह मरऊबियत के आसार उभर आए थे। उसे यूं मालूम हो रहा था जैसे वो रूमी शहनशाहों के किसी महल में आ गया हो। अपना रिवाल्वर, खंजर और चाकू मेरे हवाले कर दीजिए, वो आपको वापस मिल जाएगा, मुसल्लह नौजवान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। क्या कह रहे हो? क्राफ्टगर बुरी तरह चौंक पड़ा। आपकी बगल में मौजूद ओलस्टर में इशारा 3-8 का रिवाल्वर मौजूद है। कोट की खुफिया जेब में चाकू और पिंडली से बंधे हुए तस्मे में खंजर मौजूद है, वो बराह करम मेरे हवाले कर दीजिए, मुसल्लह नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? क्राफ्टगर का चेहरा अब हैरत और इस्तेजाब से फड़कने लगा था। राहदारी में ऐसी मशीन मौजूद है जो इंसान की रगों में बहने वाले खून का भी तजजिया कर लेती है। ये तो मामूली बात है, मुसल्लह नौजवान ने उसी तरह नर्म लहजे में जवाब देते हुए कहा, और क्राफ्टगर ने खामोशी से तीनों चीजें निकालकर मुसल्लह नौजवान के बड़े हुए हाथ पर रख दी। आप इस वक्त क्या पीना पसंद फरमाएंगे? मुसल्लह नौजवान ने तीनों चीजें लेने के बाद पूछा। शुक्रिया, मुझे किसी चीज की हाजत नहीं है, क्राफ्टगर ने दबे लहजे में जवाब देते हुए कहा, और नौजवान सर हिलाता हुआ मुड़ा और कमरे से बाहर निकलता चला गया। क्राफ्टगर नौजवान के जाने के बाद दोबारा कमरे का जायजा लेने में मसरूफ हो गया। वो एक एक चीज को तहसीन आमेज नजरों से देख रहा था। किस कदर खूबसूरत रिहाइशगाह है, न जाने ये मादाम कितनी खूबसूरत होगी, क्राफ्टगर ने बड़बड़ाते हुए कहा, और अभी उसकी बड़बड़ाहट खत्म ही हुई थी कि कमरे के जनूबी कोने में मौजूद पर्दे हिले और दूसरे लम्हे एक दुबली पतली सूखी सड़ी करख्त चेहरे वाली उधेड़ उम्र औरत अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर सख्ती और रऊनत पूरे अरूज पर दिखाई देती थी, अलबत्ता आंखों में बेपनाह चमक थी। यूं लगता था जैसे इस सूखी सड़ी औरत के चेहरे पर किसी पुरशबाब हसीना की ख्वाबनाक आंखें लगा दी गई हों। वो सादा से घरेलू लिबास में थी, ऐसा लिबास जो इस अजीम शान महल की हकीर सी खादमाएं भी पहनना गवारा न करें। क्राफ्टगर ने एक नजर उसे देखा और फिर इधर उधर देखने लगा। उसने यही समझा था कि मादाम टेलर की आमद की इत्तला देने कोई खादमा आई होगी। सूखी सड़ी औरत आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आगे बढ़ी और इत्मीनान से क्राफ्टगर के सामने वाले सोफे में तकरीबन धंसती चली गई। तुम सही वक्त पर पहुंचे हो मिस्टर क्राफ्टगर, और मैं वक्त की पाबंदी करने वालों को हमेशा पसंद करती हूँ, उधेड़ उम्र औरत ने कव्वे जैसी चीखती हुई आवाज में क्राफ्टगर से मुखातिब होकर कहा, और क्राफ्टगर उसकी बात सुनकर बेख्तियार उछलकर खड़ा हो गया। मादाम, क्राफ्टगर के लहजे में शदीद बुखलाहट थी। हाँ, मैं मादाम टेलर हूँ, बैठो, इत्मीनान से बैठो।
मादाम टेलर ने सपाट लहजे में जवाब देते हुए कहा और क्राफ्टगर वापस सोफे पर बैठता चला गया। अलबत्ता उसकी आंखों में अभी तक हैरत का आबशार बह रहा था। वो तस्वर में भी ना सोच सकता था कि इस कदर खूबसूरत और आलीशान महल की मालका ये सूखी सड़ी करख्त चेहरे और कवे जैसी आवाज वाली औरत होगी। अलबत्ता उसकी आंखें उसे ख्वाबों के जजीरे में धकेलने पर मजबूर कर रही थीं। तुमने कोई मशरूब पीना पसंद नहीं किया? मादाम ने करख्त आवाज में पूछा। शुक्रिया मादाम, मैं इस वक्त कोई चीज नहीं पिया करता, क्राफ्टगर ने अपने आप को संभालते हुए कहा। वो कागजात ले आए हो? मादाम ने पूछा। यस मादाम, कागजात भी और चेक भी, मगर बॉस ने कहा है कि वो चेक कैश होने से पहले हाई बर्ड से बराह रास्त बातचीत करना चाहते हैं। क्राफ्टगर ने कोट की अंदरूनी जेब से एक खाकी रंग का लिफाफा निकालते हुए कहा। कितनी रकम का चेक है? मादाम का लहजा और भी करख्त हो गया। $50,000 का मादाम, बाकी रकम मिशन पूरा होने के बाद अदा की जाएगी। क्राफ्टगर ने लिफाफे में से एक चेक निकालते हुए कहा। सुनो, आपने बॉस से जाकर कह दो कि हम इस मिशन पर काम करने से इनकारी हैं। जब ये बात तय हो गई थी कि $1 करोड़ का चेक आप ले आएंगे और कागजात मुहैया करने के बाद आपका काम खत्म हो जाएगा, तो फिर अब ये हाई बर्ड से मुलाकात की शर्त और आधी रकम की अदायगी, ये नई शराइत क्यों आयद की जा रही है? मादाम ने गुस्से भरे लहजे में कहा। देखिए मादाम, आपको इल्म है कि हम सरकारी मुलाजिम हैं, हमें तमाम अदायगियों का बाकायदा हिसाब देना पड़ता है और ये सरकारी असूल है कि आधी अदायगी काम मुकम्मल होने के बाद की जाती है। इसलिए हम मजबूर हैं और जहां तक हाई बर्ड से मुलाकात का सवाल है, वो इसलिए ज़रूरी है कि कुछ तफसीलात ज़बानी बताई जा सकती हैं, उन्हें तहरीर में नहीं लाया जा सकता। क्राफ्टगर ने जवाब दिया। अब वो अपने आप को पूरी तरह संभाल चुका था। तुम्हारा ओहदा क्या है? मादाम ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद क्राफ्टगर से पूछा। मैं चीफ एजेंट हूं मादाम, क्राफ्टगर ने जवाब दिया। ओह, फिर तो वाकई अहम ओहदेदार हो, मगर देखो हाई बर्ड अपने असूलों में बेहद सख्त है। तुम अभी फ़ोन पर अपने बॉस से बात करो और मेरी शराइत बता दो, हाँ या ना। दो में से एक जवाब चाहिए, मादाम टेलर ने कहा और उसके साथ ही उसने ताली बजाई। दूसरे लम्हे एक मुसल्ला नौजवान अंदर दाखिल हुआ और मादाम के सामने झुककर खड़ा हो गया। फोन लाओ, रेड फोन, मादाम ने तहकमाना लहजे में कहा। मादाम, आप हाई बर्ड से पहले बात कर लें, शायद उन्हें ये शराइत मंजूर हो, क्राफ्टगर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। पहली बात तो ये है कि हाई बर्ड इस वक्त जजीरा हवाई में छुट्टियां गुजार रहा है, इसलिए बगैर मिशन के उसे कांटेक्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये कि हाई बर्ड मेरा एजेंट है, इसलिए वो इस मामले में कोई राय देने का अहल ही नहीं है, मादाम टेलर ने जवाब देते हुए कहा। उसी लम्हे नौजवान सुर्ख रंग का फोन उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसने मादाम के इशारे पर क्राफ्टगर के सोफे के साथ पड़ी हुई तिपाई पर फोन रखा और फिर उसका प्लग दीवार में लगा दिया। क्राफ्टगर ने रिसीवर उठाया और फिर तेजी से नंबर घुमाने शुरू कर दिए। यस, 0 सर्विस। दूसरी तरफ से एक मशीनी आवाज सुनाई दी। मुझे ABC का कोड नंबर चाहिए, क्राफ्टगर ने तहकमाना लहजे में कहा। होल्ड ऑन करें, होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से जवाब मिला और फिर चंद लम्हों बाद आवाज सुनाई दी। इस वक्त का नंबर नोट कर लें, 401। ये नंबर 10 मिनट मजीद चल सकता है, दूसरी तरफ से कहा गया और क्राफ्टगर ने क्रेडल दबाकर 401 नंबर घुमाए। यस, ABC सर्विस, दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। मैं क्राफ्टगर बोल रहा हूं, कोड 31। चीफ बॉस जहां भी हो उससे बात कराएं, क्राफ्टगर ने कहा। होल्ड ऑन करें,
दूसरी तरफ से कहा गया और फिर चंद लम्हों बाद वो निस्वानी आवाज आई, मिस्टर क्राफ्गर, नोट कर लें, चीफ बॉस मुल्क से बाहर हैं, वो एक हफ्ते तक नहीं मिल सकते, सॉरी। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। क्राफ्गर ने खामोशी से रिसीवर रख दिया। क्या हुआ? मादाम ने क्राफ्गर को रिसीवर रखते हुए देखकर चौंक कर पूछा। अभी बात होती है, क्राफ्गर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मगर मैं तो सुन रही हूं कि चीफ बॉस मुल्क से बाहर है और एक हफ्ते तक नहीं मिल सकता, मादाम ने सख्त लहजे में कहा। आपने दुरुस्त सुना है मादाम, ये मखसूस कोड है। इस फिक्रे में बॉस का मौजूदा नंबर पन्हा है और वक्त भी, क्राफ्गर ने बड़े फखरिया लहजे में कहा। नंबर और वक्त वो कैसे? मादाम के लहजे में हैरत थी और क्राफ्गर मादाम को इस तरह हैरत ज़दा देखकर दिल ही दिल में बड़ा महसूस हो रहा था। आपसे क्या छुपाना मादाम, एक हफ्ते का मतलब है 7 मिनट बाद फोन करें, और नोट का मतलब है 3013, क्राफ्गर ने घड़ी देखते हुए जवाब दिया। बहुत खूब, मुझे ये कोड पसंद आया है, मादाम ने इस बार मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आप जानती हैं मादाम, सीक्रेट सर्विस को इस किस्म के इंतजामात करने भी पड़ते हैं, वरना दूसरे मुल्कों की सीक्रेट सर्विसेज तिया पांचा कर दे, क्राफ्गर ने सपाट लहजे में जवाब दिया। मगर मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि आखिर सीक्रेट सर्विस खुद इस मिशन पर काम क्यों नहीं करती। इस मिशन के लिए दूसरों की खिदमत हासिल करना और खरतीर रकम मुआवजे में देना कुछ अनोखी सी बात है। मैंने तुम्हारे बॉस से भी यही सवाल किया था, मगर वो टाल गया। मादाम ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये मिशन ऐसा है मादाम कि हुकूमत बराह रास्त सीक्रेट सर्विस को इस्तेमाल में नहीं लाना चाहती, क्राफ्गर ने भी मुबहम से जवाब दिया। उसी लम्हे उसने एक बार फिर घड़ी देखी और फिर टेलीफोन का रिसीवर उठाकर उसने 3013 नंबर डायल किए। यस, दूसरी तरफ से एक भराई हुई आवाज सुनाई दी। क्राफ्गर बोल रहा हूं जनाब, मादाम टेलर मेंशन से, क्राफ्गर ने मौदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओह, क्या बात है? दूसरी तरफ से उसी तरह भराए हुए लहजे में पूछा गया। मादाम मिशन पर काम करने से इनकारी हैं, वो पूरी रकम की एडवांस अदायगी चाहती हैं और हाई बर्ड से मुलाकात भी नहीं हो सकती, क्राफ्गर ने जवाब दिया। मादाम मौजूद हैं? बॉस ने पूछा। यस बॉस, मेरे सामने तशरीफ फरमा है, क्राफ्गर ने जवाब दिया। उन्हें रिसीवर दो, मैं खुद बात करता हूं, बॉस ने कहा और क्राफ्गर ने मादाम की तरफ रिसीवर बढ़ा दिया। बॉस आपसे बराह रास्त बात करना चाहते हैं, क्राफ्गर ने रिसीवर बढ़ाते हुए कहा और मादाम ने रिसीवर पकड़ लिया। यस, मादाम टेलर स्पीकिंग, मादाम ने सख्त लहजे में कहा। मादाम, मैंने हुकूमत से मुकम्मल अदायगी की बात की थी, लेकिन वो नहीं मान रहे। अलबत्ता हम इस बात की आपको हर तरह से गारंटी दे सकते हैं कि मिशन के खात्मे पर बाकी रकम आपको मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि इस मिशन के सिलसिले में बाज़ बातें ऐसी हैं जो हाई बर्ड को ज़बानी बताई जा सकती हैं, आप उनसे मुलाकात का बंदोबस्त करा दें, बॉस ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। देखो, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं बातों में वक्त ज़ाया करती रहूं। रकम पूरी एडवांस और जो मालूमात आप देना चाहें मुझे दे दें, मैं हाई बर्ड को मुंतकिल कर दूंगी। इसके सिवा तीसरी और कोई सूरत नहीं, हाँ या ना हमें जवाब दें।
मादाम का लहजा इंतहाई सख्त होता चला गया। देखे मादाम, मैं सीक्रेट सर्विस का चीफ हूं और हाई बर्ड की कोई सरकारी हैसियत नहीं है। और दूसरी बात ये कि आपकी सरगर्मियां बहरहाल मुजरमाना है, चाहे वो हमारे मुल्क की बजाय किसी और मुल्क में ही क्यों ना हो। इसलिए मिशन से इनकार करने की सूरत में आप परेशान भी हो सकती हैं, बॉस ने सपाट लहजे में कहा। तो ये धमकी है? अगर ये धमकी है तो फिर ठीक है, तुमसे जो होता है कर लो। बहरहाल इतना बता दूं कि मेरे एक इशारे पर तुम आइंदा 5 मिनटों बाद सीक्रेट सर्विस के चीफ के बजाय किसी खारिजज़दा कुत्ते की तरह गलियों में मारे मारे फिर रहे होगे। तुम्हारे वजीर आजम और सदर से लेकर तुम्हारी असेंबली का हर मेंबर मादाम टेलर की मुट्ठी में हर वक्त बंद रहता है। मादाम टेलर ने गुस्से से बिफरे हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा। गुस्से की शिद्दत से उसकी मखमूर आंखें यकलख्त सुर्ख पड़ गई थीं। ओह मादाम, आप नाराज हो गईं। मेरा मतलब ये हरगिज नहीं था। मैं आपकी और हाई बर्ड की हैसियत जानता हूँ। मैं तो आपको धमकी देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने तो किसी रवानी में एक बात कह दी थी। अगर आप नाराज हो गई हैं तो मैं माजरत चाहता हूँ, बॉस ने घबराए हुए लहजे में कहा। उसके गुब्बारे से यकलख्त ही हवा निकल गई थी। अच्छा हुआ तुमने फौरन माजरत कर ली, वरना तुम्हारा अंजाम बदतरीन होता। बहरहाल हाँ या ना में जवाब दो, जाया करने के लिए मेरे पास मजीद वक्त नहीं है, मादाम ने उसी करख्त लहजे में कहा। ठीक है मादाम, आप फोन क्राफ्कर को दें, बॉस ने ढीले लहजे में कहा और मादाम ने रिसीवर वापस क्राफ्कर के हाथ में पकड़ा दिया। यस बॉस, क्राफ्कर ने कहा। मादाम को दूसरा चेक भी दे दो और बाकी तफसीलात भी बता दो, बॉस ने क्राफ्कर को हदायत करते हुए कहा। बेहतर बॉस, क्राफ्कर ने जवाब दिया और दूसरी तरफ से राब्ता खत्म होते ही क्राफ्कर ने रिसीवर क्रेडल पर रखा और फिर कोट की दूसरी जेब में हाथ डालकर एक और लिफाफा निकाला और उस लिफाफे में से एक और चेक निकालकर मादाम की तरफ बढ़ा दिया। लीजिए मादाम, ये 50 लाख डॉलर का दूसरा चेक, क्राफ्कर ने मुअद्दबाना अंदाज में चेक बढ़ाते हुए कहा। तपाई पर रख दो, मादाम ने सपाट लहजे में कहा और क्राफ्कर ने चेक तपाई पर पहले से रखे हुए कागजात और चेक के ऊपर रख दिया। मादाम ने एक बार फिर ताली बजाई तो वही मुसल्ला नौजवान किसी जिन की तरह एक लम्हे में हाजिर हो गया। यस मादाम, नौजवान ने उसी तरह सर झुकाते हुए मुअद्दबाना लहजे में कहा। ये दोनों चेक ले जाओ और हाई बर्ड को इतला करो कि वो नए मिशन के लिए तैयार हो जाए। किसी भी लम्हे उसे कॉल किया जा सकता है, मादाम ने कहा। यस मादाम, नौजवान ने कहा और तिपाई पर पड़े हुए चेक उठाकर वो खामोशी से बाहर निकल गया। ये कागजात हैं मिशन से मुतल्लिक, मादाम टेलर ने तिपाई पर पड़ा हुआ लिफाफा उठाते हुए कहा। यस मादाम, ये बुनियादी मालूमात हैं, क्राफ्कर ने जवाब दिया और मादाम टेलर ने लिफाफे में से कागजात बाहर निकाल लिए और उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। टाइपशुदा कुल 4 कागजात थे। वो उन्हें पढ़ती रही और क्राफ्कर खामोश बैठा रहा। चंद लम्हों बाद मादाम टेलर ने एक तवील सांस लेते हुए कागजात वापस लिफाफे में रख दिए। उसकी आंखों में हैरत की झलकियां साफ दिखाई देने लगीं। मेरा ख्याल है तुम्हारी हुकूमत के पास पैसा खर्च करने का और कोई जरिया नहीं।
اور اگر ایسی ہی بات ہے تو اسے چاہیے کہ بین الاقوامی فنڈ میں رقم چندہ کر دے مادام نے کہا۔ میں سمجھا نہیں مادام، کرافکر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جس مشن کے تم کاغذات لے آئے ہو اور جس کے لیے تم $1 کروڑ خرچ کر رہے ہو، وہ مشن کیا ہے؟ پاک ایشیا کی خفیہ لیبارٹری سے ایک فائل کا حصول۔ یہ کوئی مشن ہے جس کے لیے ہائی برڈ کو تکلیف دی جائے اور $1 کروڑ خرچ کیے جائیں۔ پاک ایشیا دنیا کے پسماندہ ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ تم اس لیبارٹری کے انچارج کو $10,000 رشوت دے کر بھی اس فائل کے فوٹوگراف حاصل کر سکتے ہو۔ مادام نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ مادام، آپ کا کیا خیال ہے کہ باس یا حکومت احمق ہے؟ ہم اس سلسلے میں تمام کوششیں کر چکے ہیں، لیکن نتیجہ نہ صرف ہمیشہ صفر رہا بلکہ ہمارے ٹاپ ایجنٹ بھی ہلاک کر دیے گئے، کرافکر نے جواب دیا۔ ہلاک کر دیے گئے؟ وہ کیسے؟ کس نے ہلاک کیے؟ مادام کے لہجے میں بے پناہ حیرت ابھر آئی تھی۔ وہاں کی سیکرٹ سروس نے۔ ہمارے بہترین ایجنٹ اس فائل کے حصول کے لیے وہاں گئے تھے۔ انہوں نے لیبارٹری کا سراغ لگانے کی کوشش کی، لیکن اسی دوران وہ سیکرٹ سروس سے ٹکرا گئے اور نتیجہ یہ کہ وہ ہلاک کر دیے گئے۔ آپ سے پہلے ہم نے ایک اور مجرم تنظیم S3 کی امداد حاصل کی۔ آپ S3 کے متعلق ضرور جانتی ہوں گی۔ وہ انتہائی تربیت یافتہ اور خطرناک افراد پر مشتمل ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جو آپ کی طرح معاوضے پر اونچے کام کرتی ہے، مگر شاید آپ S3 کا انجام نہیں جانتی۔ وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے انتہائی تیز رفتاری سے کام شروع کر دیا، لیکن پھر سیکرٹ سروس آڑے آ گئی اور S3 اپنے بھیانک انجام کو پہنچ گئی۔ اس کے تمام ممبر ہلاک کر دیے گئے۔ S3 کا چیف بڑی مشکل سے جان بچا کر نکل سکا، مگر وہ اس قدر زخمی تھا کہ یہاں آنے کے بعد وہ مر گیا۔ اس کے بعد حکومت نے دوبارہ کسی تنظیم کی امداد کے لیے سوچا اور پھر بے شمار تنظیموں کو سامنے رکھنے کے بعد آخر کار یہی فیصلہ ہوا کہ اس طرح کے خطرناک ترین مشن کے سلسلے میں ہائی برڈ عالمی شہرت رکھتا ہے۔ وہ کبھی کسی بھی مشن میں ناکام نہیں ہوا، اس لیے آپ کا چناؤ ہوا اور پھر باس نے آپ سے بات چیت کی، کرافکر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے، مجھے S3 کے چیف کے مرنے کی اطلاع تو ملی تھی، لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ وہ اس طرح مرا ہے اور اس کی تنظیم بھی ختم ہو گئی ہے۔ اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو پھر تو واقعی پاک ایشیا کی سیکرٹ سروس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا۔ لیکن کیا وہ مافوق الفطرت صلاحیتوں کے مالک ہیں، جادوگر ہیں، یا ان کے قبضے میں کوئی انجانی طاقت ہے؟ مادام نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ان باتوں میں سے کوئی بات بھی درست نہیں ہے۔ وہ سائنسی لحاظ سے بھی بہت پیچھے ہیں، لیکن وہ لوگ کچھ اس انداز میں کام کرتے ہیں کہ مجرم خود بخود ان کے پنجے میں پھنس کر اپنی گردنیں تڑوا بیٹھتے ہیں، کرافکر نے جواب دیا۔ مگر کیا یہ فائل تمہاری حکومت کے لیے اتنی ہی اہم ہے کہ تم اس کے حصول کے لیے اس قدر روپیہ خرچ کر رہے ہو اور بے چین بھی ہو؟ آخر S3 کو بھی تو بھاری معاوضہ دیا گیا ہوگا، مادام نے کہا۔ اس فائل میں کیا ہے؟ اس کے متعلق ہمیں معلوم نہیں ہے۔ صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ اس میں کسی ایسے ہتھیار کا فارمولہ موجود ہے جسے دنیا کا خطرناک ترین ہتھیار سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر یہ فارمولہ ہمارے سائنسدانوں کے پاس پہنچ جائے تو ہماری حکومت اس براعظم کی طاقتور ترین مملکت بن سکتی ہے، کرافکر نے جواب دیا۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس سائنسدان نے یہ فارمولہ ایجاد کیا ہو، اگر وہ زندہ ہو تو اسے اغوا کر لیا جائے اور اسے یہ فارمولہ حاصل کر دیا جائے؟ یہ فائل کر کے حصول سے زیادہ آسان نہیں، مادام نے کہا۔ آپ کی بات درست ہے مادام، یہ واقعی زیادہ آسان تھا، لیکن جس سائنسدان نے یہ فارمولہ ایجاد کیا تھا اسے ہم نے پہلے ہی اغوا کر لیا تھا۔
اس کی حماقت سے ایک بین الاقوامی کانفرنس میں اس فارمولے کی خبر آؤٹ ہو گئی اور ہم نے اسے وہیں سے قابو کر لیا۔ اس کے بعد سائنسی طریقوں سے اس کے ذہن سے فارمولہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس سائنسدان نے آدھا فارمولہ ہی بتایا تھا کہ وہ سائنسی حربے کتاب نہ لا کر ہلاک ہو گیا۔ چنانچہ ہم نے بعد ازاں اسے ایک حادثہ ظاہر کر دیا، اس طرح پاکیشیا والوں کو شک نہ پڑ سکا۔ البتہ اس سائنسدان سے فائل کا نمبر اور لیبارٹری کے متعلق پتہ چل گیا، لیکن اتنا پتہ چلا کہ وہ لیبارٹری دارالحکومت میں ہی کہیں واقع ہے اور اس کا انچارج کوئی سر داؤد ہے جو مستقل اسی لیبارٹری میں ہی رہتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اس فارمولے کے حصول کی کوشش شروع کر دی گئی، لیکن کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہوئی، تو آخر کار آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ ہماری حکومت کو مکمل یقین ہے کہ آپ اس مشن میں کامیاب رہیں گی، کرافکر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ جو کچھ تم نے بتایا ہے اس لحاظ سے تو مشن خاصا دلچسپ معلوم ہو رہا ہے، لیکن تمہاری یہ بات غلط ہے کہ تمہاری حکومت کو یہ مکمل یقین ہے کہ ہائی برڈ اس مشن میں کامیاب رہے گا، اس لیے تم نے $50 لاکھ کا چیک روکنے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال تمہارا یہی خدشہ اس مشن کو دلچسپ ظاہر کرتا ہے۔ مادام ٹیلر نے جواب دیا اور کرافکر سر جھکا کر خاموش ہو گیا، کیونکہ حقیقت بھی یہی تھی۔ وہ زبانی معلومات کیا یہی تھیں جو تم ہائی برڈ کو براہ راست دینا چاہتے تھے؟ مادام ٹیلر نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کرخت لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، اس سلسلے میں اگر آپ مزید کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں، کرافکر نے جواب دیا۔ اس سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر، اس کے چیف کا نام و پتہ اور اس کے چہروں کے بارے میں تمہیں جو تفصیلات بھی ہوں وہ مجھے بتا دو، تاکہ میں ہائی برڈ کو آگاہ کر دوں اور وہ ان معلومات کو سامنے رکھ کر مشن کی لائن آف ایکشن تیار کرے، مادام ٹیلر نے کرخت لہجے میں کہا۔ سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کے متعلق آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا، اس کے چیف کا صرف نام معلوم ہے، وہ X2 کہلاتا ہے۔ چہروں کے بارے میں کسی تفصیلات کا علم نہیں، صرف ایک شخص علی عمران کے متعلق تفصیلات مل سکی ہیں۔ علی عمران بظاہر احمق سا آدمی ہے، لیکن در حقیقت بے حد ذہین اور خطرناک ہے۔ وہ وہاں کے انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل سر رحمان کا اکلوتا بیٹا ہے، لیکن باپ نے اسے گھر سے نکالا ہوا ہے اور وہ دارالحکومت میں موجود کنگ روڈ کے فلیٹ نمبر 200 میں اپنے ایک باورچی سلیمان کے ساتھ اکیلا رہتا ہے۔ وہ سیکرٹ سروس کا باقاعدہ ممبر نہیں ہے، بلکہ سیکرٹ سروس کے لیے معاوضے پر کام کرتا ہے، اور جب بھی سیکرٹ سروس چاہے، کرافکر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر تو بڑی آسانی ہے، اس علی عمران کو جاتے ہی قابو کر لیا جائے اور اس سے سب کچھ معلوم ہو سکتا ہے، مادام ٹیلر نے سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ بات اتنی آسان نہیں جتنی آپ سمجھ رہی ہیں۔ S3 سے بھی یہی غلطی ہوئی تھی، اس نے جاتے ہی اس عمران پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے خلاف سیکرٹ سروس تیزی سے حرکت میں آ گئی، اور پھر S3 کا انجام بدترین ہوا، کرافکر نے جواب دیا۔ اوہ، کیا وہ اتنا ہی خطرناک آدمی ہے؟ مادام ٹیلر نے چونکتے ہوئے کہا۔ آپ نے کافرستان کے کرنل فریدی کا کبھی نام سنا ہے؟ کرافکر نے پوچھا۔ کرنل فریدی؟ ہاں، وہ انتہائی خطرناک سیکرٹ ایجنٹ ہے، میں نے اس کی بے پناہ تعریفیں سنی ہیں، کبھی اس سے مقابلے کی نوبت تو نہیں آئی، مادام ٹیلر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یہ علی عمران اسی پائے کا آدمی ہے، اس سے 2 ہاتھ آگے ہی ہو سکتا ہے، کم نہیں۔ بہرحال میں نے جو ضروری تفصیلات تھیں وہ آپ تک پہنچا دیں۔ اب آپ کا جیسے جی چاہے کریں، ہماری حکومت کو یہ فائل یا اس کے فوٹوگراف، دونوں میں سے جو بھی ہو، ملنی چاہیے، کرافکر نے کہا۔
ایک بات بتاؤ، کیا پاکستان کی حکومت نے اس فارمولے پر عمل کر کے وہ ہتھیار بنا لیا ہے؟ مادام ٹیلر نے اچانک کسی خیال کے تحت پوچھا۔ جی نہیں، بلکہ انہیں تو اسی فارمولے کی اہمیت کا احساس تک نہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی مکمل فارمولہ نہیں ہے۔ یوں سمجھیں کہ پہلا آدھا فارمولہ ان کے پاس ہے، ورنہ جس طرح ہم اس فارمولے کو حاصل کرنے میں سرگرداں ہیں اسی طرح وہ بھی یہی کام کرتے۔ کرافکر نے جواب دیا، مگر تم نے تو ابھی بتایا ہے کہ تم نے اسی سائنسدان سے پوچھ گچھ کر کے آدھا فارمولہ حاصل کر دیا تھا۔ ظاہر ہے وہ پہلا آدھا ہی ہوگا، مادام ٹیلر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اوہ مادام، ہر ادارہ اپنی خامیاں ہمیشہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو پھر سنیے۔ اصل بات یہ ہوئی کہ وہ سائنسدان اس فارمولے پر وہاں کام کر رہا تھا۔ اس نے آدھا فارمولہ تیار کیا تھا کہ اسے مزید ریسرچ کے لیے ہمارے ملک کی اعلیٰ ترین لیبارٹری کی ضرورت پڑی۔ چنانچہ وہ بین الاقوامی کانفرنس میں شمولیت کا بہانہ کر کے یہاں آ گیا۔ یہاں ہم نے اسے ریسرچ کی اعلیٰ سہولیات مہیا کی، کیونکہ اس سے فارمولے کی بنیاد کا ہمیں علم ہو چکا تھا۔ ہم نے سوچا کہ جب وہ اسے یہاں مکمل کرے گا تو پھر ہم پہلا آدھا بھی اس سے حاصل کر لیں گے۔ اس طرح ہمارے پاس مکمل فارمولہ پہنچ جائے گا۔ چنانچہ جب اس نے فارمولہ مکمل کیا تو ہم نے اسے پکڑ کر اس سے فارمولے کا ابتدائی حصہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہمارا ہاتھ ذرا سخت پڑ گیا اور وہ دل کا مریض تھا۔ تشدد کے پہلے راؤنڈ میں ہی ختم ہو گیا۔ چنانچہ اس کی موت کو حادثے کا روپ دے کر اس کی لاش واپس بھجوا دی گئی، اور تب سے ہم اس پہلے حصے کے حصول کے لیے سرگرداں ہیں۔ اصل کہانی یہ ہے، کرافکر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، اب بات میری سمجھ میں آئی ہے۔ بہرحال میری طرف سے اپنے باس کو یہ پیغام دے دینا کہ جس کام کو تم لوگوں نے ہوا بنا رکھا ہے وہ ہائی برڈ کے لیے ایک انتہائی معمولی سا مشن ہے۔ تم لوگوں کو یہ فائل زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کے اندر مل جائے گی، مادام ٹیلر نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، کرافکر نے زیر لب کہا، اور پھر مادام ٹیلر کے جانے کے بعد مسلح نوجوان اندر آیا اور اس کی رہنمائی میں کرافکر اپنی کار تک پہنچ گیا۔ ریوالور، خنجر اور چاقو اس کے حوالے کر دیا گیا، اور کرافکر محل سے باہر نکل کر مین روڈ کی طرف جاتے ہوئے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ بھی اپنے طور پر پاکستان جا کر اس فائل کے حصول کے لیے کوشش کرے گا۔ بات لیکن چیف باس کے ماننے کی تھی، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ چیف باس راضی نہ ہوا تو وہ چھٹی لے کر پرائیویٹ طور پر وہاں جائے گا، اور کچھ نہیں تو کم از کم ہائی برڈ کو کام کرتے تو دیکھ ہی لے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔